चलो बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बेटा। चलो, हाँ सही है। तो बेटा ग्राफ्स कैसे लगे आपको? अभी आपने असाइनमेंट डीपीपी नहीं मिले, आज आपको मिलेगी बेटा डीपीपी उस पे, ठीक है। कल मुझे लगा पेपर आप सॉल्व करके भेजोगे, वो भी कई बच्चों ने नहीं भेजा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपकी मर्जी है। एक तो मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए, उसके बाद मैंने आपको बोला बेटा इनको कर दो और फिर भेजो, तो मतलब आप काम करना नहीं चाहते हो, है ना। ये वही बात हुई ना, मतलब एक तो एक्सक्यूज अब आपको आएगा नहीं उसमें, वरना क्या कहते थे आप, सर हमसे नहीं हो रहे हैं क्वेश्चन। तो अब मैंने क्वेश्चन करा दिए, फिर मैंने कहा बेटा इनको लिखो एक बार फिर भेजो। हिंट भी नहीं, मैंने पूरे क्वेश्चन ही कराए थे। कई बच्चों ने बहुत बढ़िया काम किया, उन्होंने एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्यूशंस भेजे जो जो उन्होंने समझा, वहां पे शॉर्ट शॉर्ट में कैलकुलेशन बचा ली। उनने बढ़िया ही किया है, वही बढ़िया करेंगे, ठीक है बेटा। बाकी आप देख लो जो ये काम नहीं कर रहे हैं, अभी पीटीएम आने वाली है, उसमें भी आप देख सकते हो फिर क्या होने वाला है, ठीक है। चलो, तो बेटा ग्राफ के एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा मैं। एक्चुअली क्या है, एसटी ग्राफ जब भी होगी बेटा पीटीएम, होगी तो जल्दी है। अब क्या कहता हूं मैं, सुनो अब मेरी बात, अब बातें नहीं करनी है। हमने एसटी ग्राफ, वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ के क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है बेटा। हाँ कोई दिक्कत नहीं बेटा, कभी हो जाता है, मुझे पता है कौन कौन काम कर रहा है। कभी आपको दिक्कत होगी, अगले दिन भेजते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ सकते हैं, वो है ना ऑनलाइन में। चलो आज बेटा कुछ एक दो क्वेश्चन हम दूसरे ग्राफों पे, जैसे वी एक्स ग्राफ हो गया, ए एक्स ग्राफ हो गया, उन पे करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाऊंगा बेटा, आपको क्वेश्चन दे दूंगा मैं। मान लो बेटा ये क्वेश्चन है आपके पास, वी एक्स ग्राफ है, मतलब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, ठीक है। और आपके पास ऐसा ग्राफ है, देखो कैसे, ये, ठीक। मान लो बेटा यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 10 मीटर है, ठीक। अब पूछे क्या है बेटा, ध्यान से सुनना, ये वी एक्स ग्राफ है, इसका स्लोप एरिया डायरेक्ट मत निकालो, कुछ देगा या नहीं देगा पता नहीं। तो आपको क्या करना है, फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन x इज इक्वल टू 3 मीटर। जब मैंने x को 3 मीटर रखा, उस टाइम आपको एक्सेलरेशन निकालनी है। मतलब एक्सेलरेशन 3 मीटर मान लो कहीं यहाँ पे होगा, सॉरी एक्स 3 मीटर मान लो कहीं पे, यहाँ 10 मीटर है तो मान लो कहीं पे बेटा यहाँ पे होगा, ठीक है, ये होगा 3 मीटर। इस पे आपको बेटा क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सुनो मेरी बात। अगर मैं सॉल्यूशन लिखूंगा बेटा, इसको ये वो ग्राफ तो नहीं है, अगर ये वीटी ग्राफ होता है तो मैं स्लोप और एरिया को देखता, तो इस टाइम यहाँ पे वैसा कुछ है नहीं। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कभी कभी, लेकिन आपको देखो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आंसर खुद आ जाएगा। मुझे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, ठीक है बेटा। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की एक फॉर्मूला होती है डीवी बाई डी टी। मुझे लग रहा है यहाँ पे टी तो है नहीं, उससे मेरा काम नहीं बनेगा। वेरी गुड, मैं लिखूंगा वी डीवी बाई डी एस या वी डीवी बाई डी एक्स। क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं? ये भी फॉर्मूला होती है। डीएस की जगह बेटा यहाँ एस की जगह मैंने एक्स लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैंने लिखा एक्सेलरेशन वी डीवी बाई डी एस डी एक्स, वी डीवी बाई डी एक्स, ये भी एक फॉर्मूला होती है एक्सेलरेशन की। ओ मुझे यहां से पता चला, हाँ यार कुछ तो होगा, क्योंकि वी और एक्स के बीच में ग्राफ है, और वी तो मुझे पता है यहाँ पे निकालना पड़ेगा 3 मीटर पे। अब देखो कैसे करूंगा। सबसे पहले बेटा ये डीवी बाई डी एक्स अगर मैं निकालूंगा तो मेरा काम बन जाएगा थोड़ा। ये डीवी बाई डी एक्स है क्या एक्चुअली, मुझे लग रहा है ये यहाँ पे स्लोप है। बेटा यहाँ पे तो यही स्लोप है ना, वी और एक्स ग्राफ है, अगर आप यहाँ स्लोप की बात करोगे, यहाँ पे जो स्लोप होगा वो तो यही होगा, डीवी बाई डी एक्स। ये वी और एक्स ग्राफ है, अगर यही बेटा एस और टी ग्राफ होता तो इसका स्लोप आता है डीएस बाई डी टी। बट यहाँ वी और एक्स है तो डीवी डीवी बाई डी एक्स, दिस इज स्लोप ऑफ दिस लाइन, ठीक है। हाँ सर सही है। अच्छा इसका स्लोप आएगा कितना, आप निकाल सकते हो। ये 5 है, ये 10 है, कितना आएगा, ये थीटा निकालो, ये थीटा निकाल, एक्चुअली स्लोप ये होता है बेटा, बट आप ये निकाल सकते हो क्योंकि टेन 180 माइनस थीटा वो होता है माइनस टेन थीटा। टेन 180 माइनस थीटा भी कितना होता है बेटा, माइनस टेन थीटा। तो आप ये वाला एंगल भी निकाल सकते हो, तो ये कितना आएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब आपका स्लोप आएगा 5/10। बट माइनस रखना है बेटा, क्योंकि ये एक्चुअली स्लोप एंगल होता है ये वाला, ये आपको पता है ना।
बट यहाँ पे मैं ये थीटा निकाल के वो वही आएगा, बस माइनस लेना है। तो कितना लिखोगे, -1/2। तो -1/2 आपका स्लोप आ गया, मतलब dv/dx आपका आ गया यहाँ पे -1/2। क्लियर है बेटा, ये बात सबको क्लियर हो गई? ये कैसे किया सर आपने? देखो बेटा, tan 180 माइनस थीटा जो होता है बेटा, वो होता है -tan थीटा। बस बात तो वही होगी ना, मतलब आप यहाँ ये थीटा ही निकालो, वो तो यही होगा ना। ठीक है, अगर आप इसको थीटा मानोगे, ये 180 माइनस थीटा होगा ना, तो 180 माइनस थीटा तो -tan थीटा ही होगा, माइनस तो रखा मैंने साथ में, तो -1/2 आ गया। क्लियर बेटा, क्लियर हुआ? सुनो मेरी बात सुनो, कुछ नहीं देखना आपको। जब आपको स्लोप निकालना हो, यहाँ पे इस लाइन का स्लोप आपको नेगेटिव दिख रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल है कि नहीं है बेटा? नेगेटिव दिख रहा है, यस और नो बेटा? ये आपको दिख रहा है ना, तो नेगेटिव है। तो फिर सीधे ये निकालो करो, ये थीटा निकालो, tan थीटा निकालो, 5 मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, बट माइनस लिखा करो क्योंकि आपको पता है वो माइनस है। बस बाकी कुछ नहीं करना, आप कंफ्यूज हो जाते हो, है ना? तो आपने क्या किया, ये tan थीटा निकाला, यह है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, बट आपको पता है ऑब्ट्यूज एंगल है एक्चुअली ये है, तो आप माइनस लिखा करो उसको। ठीक है, तो -1/2। तो ये आपका आ गया dv/dx। अच्छा, अब मुझे v अगर आ जाएगा तो मेरा क्वेश्चन हो गया, मुझे तो वही निकालना है v, बट v कहां पे निकालना है? एट x = 3 मीटर, क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन भी 3 मीटर पे ही चाहिए। तो बेटा इसको मैं ऐसे करूं क्या, देखो सुनो, अब इसको मैं अब मुझे क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। देखो इस ये स्ट्रेट लाइन है क्या, इसकी इक्वेशन में ऐसे लिख सकता हूं क्या, y = mx + c। क्या यही इक्वेशन होगी इसकी स्ट्रेट लाइन की? होगी कि नहीं होगी, हाँ या ना लिखो जल्दी। y = mx + c लिख सकता हूँ स्ट्रेट लाइन की? हाँ सर लिख सकते हो, y = mx + c। अच्छा बेटा m तो यहाँ पे y क्या लिखूं, v, यस। m क्या लिखूं, m आपने निकाला -1/2। x क्या है यहाँ पे, xc है, प्लस c मतलब y इंटरसेप्ट कितना है, वो 5। y इंटरसेप्ट मतलब y पे कहाँ काटता है ये, ठीक है? y इंटरसेप्ट बेटा 5 है, 5 दे रखा है आपको, ठीक है, ये 5 है। तो मैंने लिखा ये इक्वेशन। अब मुझे चाहिए क्या, एट x = 3 मीटर। 3 मीटर पुट करो, आपको v मिलेगा वहां पे कितना है, तो v देखो कितना है वहां पे, -1/2, x की जगह 3 + 5। तो यहाँ पे v आ गया कितना बेटा, v बताओ जल्दी। 5 - 3/2 मतलब 1.5, कितना हुआ, 3.5, मतलब 7/2। ये आ गया v, ये आ गया ना। तो मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है बेटा, वो कितनी है, 7/2। ये मैंने निकाली वहां से। ठीक है, अब मुझे निकालना है एक्सेलरेशन, तो मैंने लिखा v dv/dx, फिर से लिखा वही। अब v कितना है निकाला आपने, 3 मीटर पे कितना, 7/2, और dv/dx तो स्लोप है -1/2, तो अब एक्सेलरेशन आ गया -7/4 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ये आपका आंसर है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसका। ठीक है, लिखो। जिसको समझ नहीं आया मैं रिपीट कर सकता हूँ, बोलो किसको समझ नहीं आया। रिपीट सर, वेरी गुड बेटा, चलो रिपीट कर रहा हूँ। देखो बेटा, आपको वी एक्स ग्राफ है, ये वीटी ग्राफ नहीं है, ये वीटी ग्राफ नहीं है, ना ही ये बेटा एक्सटी ग्राफ है, नहीं ये एसटी ग्राफ है। ये कुछ अलग तरीके से ग्राफ दिया है, वी एक्स ग्राफ, और आपको पूछा है एक्सलेरेशन। मान लो आपको कभी भी क्वेश्चन आएगा वी एक्स और आपको एक्सलेरेशन पूछेगा, आपके माइंड में आएगा ए वी dv/dx होता है। अब बेटा यहाँ पे जो v है, v भी नहीं पता और dv/dx भी नहीं पता। dv/dx बेटा इसका स्लोप है, तो मैंने इस लाइन का स्लोप निकाला, मुझे पता है इसका स्लोप नेगेटिव होगा, नेगेटिव लिख लिया मैंने, देखो -1/2, और निकाला कैसे, ये 5/10, 5/10, तो मेरे को आ गया -1/2। क्लियर है, क्लियर है? dv/dx स्लोप होता है बेटा, स्लोप, तो -1/2 आ गया, ठीक है, यस। तो मतलब ये वाला पार्ट तो आ गया मेरा, dv/dx की जगह मैं लिखूंगा -1/2, बट अब मुझे v नहीं पता, और v निकालना कहां पे है, एट x = 3 मीटर। अब मैं क्या कर रहा हूं, a मुझे आ गया बेटा दिस। अब मैं क्या करूंगा, मैं पहले निकालूंगा 3 मीटर पे v कितना आएगा, 3 मीटर पे v कितना आएगा, उसको निकालने के लिए मैंने क्या किया बेटा, इक्वेशन बना ली इस स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y = mx + c। मैंने ही बोला आपको, y = mx + c होती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब बेटा ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, बट यहां पे अगर आप देखोगे y क्या है, v है
है ना, तो आपने लिखा v इज इक्वल टू m, आपने निकाला यहाँ पे m तो स्लोप ही होता है ना बेटा, तो स्लोप आपने लिखा -1/2 इंटू एक्स प्लस सी क्या है होता है y इंटरसेप्ट, मतलब y एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है, वो काट रहा है 5 पे, तो आपने लिखा +5। तो अब मैंने मुझे निकालना कहाँ पे है v का वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3, मैंने यहाँ पे 3 पुट किया, मुझे v आ गया 7/2, मतलब यहाँ पे 7/2 है वेलोसिटी, कहाँ पे, जहां पे जब x कितना रखा 3 मीटर, तो मेरा आंसर आ जाएगा इसी में। अब v भी आ गया, dv/dx आए, इनको मल्टीप्लाई किया, आंसर आया। अब क्लियर हुआ, हाँ या ना लिखो। क्लियर है बेटा, चलो और एक अच्छा करेंगे, बढ़िया सा क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो सुनो, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन और एक ले लो। अब ए एक्स करो दे दूंगा, ठीक है, ग्राफ दे दूंगा बेटा ए एक्स, ये ए रहा मतलब एक्सलेरेशन और ये एक्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो बेटा ऐसा है, ठीक, नो प्रॉब्लम। और मान लो बेटा ये 4 है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है एक्सलेरेशन और ये मीटर में है। और यहाँ पे भी मान लो बेटा 2 सेकंड, यहाँ मान लो, यहाँ मान लो 2 सेकंड, यहाँ मान लो सॉरी 2 मीटर और 4 मीटर, 2 मीटर और यहाँ पे मान लो 4 मीटर, कोई दिक्कत, ठीक है। ये बेटा ए टी ग्राफ नहीं है, ये ए एक्स ग्राफ है, ठीक है। इसका ना आपको स्लोप पता है क्या देता है, ना आपको एरिया पता है, ठीक है। अब आपको क्या पूछा है, इनिशियली मान लो एट एक्स इज इक्वल टू 0, मान लो यू बेटा आपका 2 मीटर है, 2 मीटर पर सेकंड है, मान लो एट एक्स इज इक्वल टू 0, आपका यू मैंने खुद दे रखा है क्वेश्चन में ही 2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। आपको पूछ रहा है फाइंड वेलोसिटी व्हेन x इज इक्वल टू 4 मीटर। चलो, जब 4 मीटर पे पहुंचेगा आपको v निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा देख लो आप कैसे करोगे। ठीक है बेटा, रिकॉर्डिंग तो वैसे ही सेंड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा ट्राई कर लो बेटा। देखो सुनो, सुनो बेटा, ये आपसे होगा नहीं मुझे पता है, सुनो मेरी बात। एक्सेलरेशन अभी आपने लिखा था किसके बराबर, v dv/dx, क्या लिख सकता हूँ, ये आपको सबको पता है, ये एक्सेलरेशन की और एक फॉर्मूला v dv/dx कैसे आता है ये भी आपको पता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं बेटा ऐसे लिख सकता हूँ v dv इज इक्वल टू a dx, हाँ सर लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बेटा मैं इसको इंटीग्रेट करूं, क्या ये a dx क्या देगा मुझे, आप बोलोगे। अगर मैं ए और x की कर्व है ये, देखो a और x, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा a dx को, तो मुझे ये क्या देगा, क्या मुझे ये एरिया अंडर दिस कर्व देगा क्या, जरा बताओ आप। यस, देखो ए डी एक्स है बेटा, ऐसे ही किया था हमने वहां पे भी, है ना, तो ए डी एक्स क्या देगा बेटा, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर ए एक्स कर्व, ठीक है। एरिया अंडर ए एक्स कर्व मुझे ये देगा, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, मुझे पूरा एरिया देगा, तो इसका पूरा एरिया तो मैं निकाल सकता हूँ, ये कौन सी बड़ी बात है। हाँ सर ये तो आप कर सकते हो। अब फिर मुझे बचा इस साइड, अब मुझे लिमिट कहाँ से कहाँ लगानी है, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, ठीक, और यहाँ पे कहाँ से लगाने थे, 0 मीटर से 4 मीटर तक, मुझे यहाँ से यहाँ तक एरिया निकालना है। अब इसका एरिया मुझे इंटीग्रेट नहीं करना है, इसका मुझे डायरेक्ट बेटा यहाँ एरिया निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे इसका एरिया निकालना कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है, आपको कोई इंटीग्रेशन वगैरह नहीं करनी है। तो आप क्या करोगे, देखो सुनो, तो देखो ये क्या आएगा, v की इंटीग्रेशन कितनी होगी बेटा, v²/2, और लिमिट कहां से कहां, u टू v, यस वेरी गुड, इज इक्वल टू, इसका एरिया निकालो, एरिया कितना आएगा बेटा, इसका एरिया आप लिखोगे यहाँ पे एरिया अंडर कर्व, ठीक है। अब फिर यहाँ निकालेंगे अब एरिया, ठीक। अब सुनो 12 आ गया, चलो देखते हैं, तो यहाँ पे अपर लिमिट दे दो पहले, तो कितना आएगा बेटा, यह आएगा v²/2 माइनस u²/2, यस नो प्रॉब्लम,
इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। इसका एरिया बताओ पहले। ये 4 इंटू 2 8 प्लस हाफ बेस इंटू हाइट। इसका एरिया मतलब रेक्टेंगल का एरिया आएगा बेटा 8 और इसका आएगा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस 2 हाइट कितना है 4 मतलब 4 आएगा। यस बेटा 12 सही था तो 4 4 ठीक है। तो कितना आया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कितना आया बेटा 12 इंटू 2 दैट इज 24 ठीक है। अब u तो आपको दे रखा है देखो एट एक्स इक्वल टू 0 u कितना है 2 तो रखो वी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर दैट इज 4 इज इक्वल टू 24। तो वी स्क्वायर कितना आया 28 तो v कितना आया √28 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी वेलोसिटी है। एक ही रखो गिलास 2 रखो। क्या ये बात सबको क्लियर है? ठीक है बेटा। तो मतलब ऐसे भी आपके ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। ax ग्राफ है और आपको पूछा जाता है कि v निकालो वेलोसिटी निकालो। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का खेल खेलना पड़ेगा। और यहाँ पे तो वैसे भी कोई दिक्कत हुई नहीं क्योंकि मैंने डायरेक्ट इसका एरिया निकाला। वो मुझे डायरेक्ट एरिया अंडर द कर्व आ गया। वो एरिया आ गया बाकी मैंने ऐसे किया। क्लियर है? ठीक है बेटा जी। चलो हम आगे बढ़ते हैं बेटा। और एक क्वेश्चन करेंगे जो आपने कल क्या कहते हैं इसमें डिस्कशन क्लास में किया था आपने वो वैसे मेथड किया। अभी हम उसको ग्राफिकल मेथड से करेंगे। ठीक है याद है कौन सा क्वेश्चन? जब एक ट्रेन चलती है ऐसे और किसी टाइम के लिए वो पहले एक्सेलरेट करते हैं विद अल्फा फिर वो डी एक्सेलरेट कर रही है विद बीटा। मतलब पहले एक्सेलरेशन अल्फा होती है फिर एक्सेलरेशन माइनस बीटा होती है। ठीक है मतलब रिटार्डेशन होती है। और इनिशियली वो 0 होती है और फाइनल भी उसकी वेलोसिटी कितनी होती है 0। ठीक है ये कुछ क्वेश्चन था। हाँ जिसका हो गया बेटा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बट वहां से कैलकुलेशन ज्यादा थी यहाँ पे आपकी इसकी कैलकुलेशन बच जाएगी। बेटा आप सीधे मुझे बताओ क्या इसमें यहां से यहां तक स्पीड बढ़ेगी मतलब इसकी वेलोसिटी यहां से यहां तक बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हाँ या ना आप जल्दी बोलो। मतलब यहां से बढ़ते बढ़ते यहां इसकी मैक्सिमम होगी कि नहीं होगी? मतलब अगर ये टाइम t1 आप मान लो और ये भी क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका टोटल टाइम जो लगता है पूरे जर्नी में वो t लग रहा है कैपिटल T। और इसको आप मान लो बेटा t2 टाइम। मतलब t1 टाइम के लिए उसने एक्सेलरेट कर लिया और t2 टाइम के लिए उसने डी एक्सेलरेट कर लिया और फाइनली रेस्ट में आया और टोटल टाइम उसने t ले लिया। ठीक है। और आपको क्या पूछा था कि आप डिस्टेंस निकालो यहां से यहां तक कितनी है। उससे पहले इसमें 2 क्वेश्चन मान लो आप पहले बोलेगा ये v मैक्स निकालो। क्या निकालो बेटा? v मैक्स। क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है। ठीक है आपको v मैक्स निकालना है। यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी कि नहीं होगी क्योंकि अभी तक एक्सेलरेशन उसी तरफ है एक्सेलरेट हो रहा है तो बढ़ रही है वेलोसिटी। फिर उसके बाद एक्सेलरेशन अब अपोजिट आएगी। अब रिटार्डेशन शुरू हो गई मतलब अपोजिट एक्सेलरेशन लग गई और वो कहीं जगह पे रुक जाएगा फिर कम हो जाएगी। तो ये v मैक्स सबसे पहले हम निकालेंगे। देखो बेटा कैसे करेंगे। मैंने आपको बोला था जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपके माइंड में आना चाहिए कौन सा ग्राफ। जरा बताओ कौन सा ग्राफ बोला था मैंने ज्यादा माइंड में आपको आना चाहिए? वीटी ग्राफ। क्योंकि बेटा वीटी ग्राफ हमारे सारे चीज देता है। एस टी वीटी तो होता ही है ए भी देता है और एस भी देता है। ठीक है चलो मैं यहाँ पे एक वीटी ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। ये कर लिया मैंने वीटी ग्राफ ड्रॉ। अब देखो वीटी ग्राफ पहले अगर आपकी ग्राफ की नॉलेज होगी फिर ये आप ड्रॉ कर सकते हो। अगर नहीं होगी फिर नहीं कर सकते। पहले आपको बेटा अल्फा कांस्टेंट विद अल्फा मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो वीटी ग्राफ कैसे बनेगा अगर अल्फा कांस्टेंट होगा? जल्दी बोलो कैसा बोले बनेगा? ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा क्या बेटा? स्ट्रेट लाइन बनेगा क्या? नो स्ट्रेट लाइन नहीं। स्ट्रेट लाइन मतलब 0। यस ऐसे बनेगा देखो ये बन गया। ठीक है नो प्रॉब्लम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही है। उसके बाद बेटा मान लो ऐसे फिर रिटार्डेशन शुरू हो गई ना। इसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव बता अपोजिट एक्सेलरेशन ट्रायंगल बनेगा। वेरी गुड। मान लो बेटा ये θ1 है और ये θ2 है। ठीक है कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और मान लो बेटा ये और आपको खुद पता है यहां से यहां इसने टाइम t1 लिया यहां से यहां
और यहां से यहां इसने कितना टाइम लिया, t2। ठीक, ये चीज आपको आनी चाहिए। ठीक, फिर ये बेटा आप क्वेश्चन को इजीली करोगे जब आपकी कंसेप्ट अच्छे होंगे, नहीं तो आपको लॉन्ग मेथड ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे देखो मैक्सिमम वेलोसिटी तो ये रही मैक्सिमम वेलोसिटी, तो यही मुझे निकालनी है। यहाँ पे v मैक्स तो यही है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी, इसको मैं v1 से डिनोट करूंगा। v मैक्स मैक्स लिखना पड़ेगा बार बार, इसको मैं v1 से डिनोट करूंगा। जो वेलोसिटी मैक्सिमम है उसको मैंने किससे डिनोट किया बेटा, v1 से। तो मुझे v1 अभी निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, देखो इसमें जो क्या कहते हैं एक्सेलरेशन है दैट इज अल्फा, इसमें जो है दैट इज बीटा, दैट इज बीटा। ठीक है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आप लिख सकते हो, मुझे पता है वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो क्या मैं लिख सकता हूँ स्लोप दैट इज इक्वल टू tan θ1, वही आपका किसके बराबर होगा, अल्फा के बराबर। क्या ये इसमें किसी को दिक्कत है, क्या इस tan θ1 अल्फा के बराबर होगा, इसमें किसी को दिक्कत है, होगा कि नहीं, क्योंकि वीटी ग्राफ है, इसका स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, अल्फा। तो tan θ1 किसके बराबर आएगा, क्या मैं इसको v1 डिवाइड बाई t1 लिख सकता हूँ। क्या मैं बेटा tan θ1 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर v1 है, बेस t1 है। क्या मैं tan θ1 को लिख सकता हूं परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है v1, बेस क्या है बेटा t1। तो मतलब मैं इसको v1 बाई t1 लिख सकता हूं, या कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरी गुड। तो इसको मैंने v1 बाई t1 लिखा, तो इसका मतलब है मैं लिख सकता हूं, मतलब tan θ1 अल्फा के बराबर है, मैं लिख सकता हूं अल्फा इज इक्वल टू v1 बाई t1। और मैं ये भी लिख सकता हूं क्या, t1 आ गया किसके बराबर बेटा, t1 आ गया v1 बाई अल्फा। इसको फर्स्ट मान लो, ठीक, इसको फर्स्ट मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आ जाओ दूसरे पे, अब इसमें आ जाओ, इसमें भी बेटा स्लोप किसके बराबर होगा, tan थीटा। यहाँ पे tan थीटा 2 है, वो किसके बराबर होगा, बीटा। एक्चुअली बेटा ये होता है स्लोप, ध्यान से देखो, फिर भी वो कंफ्यूज नहीं होना। एक्चुअली स्लोप का एंगल ये होता है, लेकिन मैंने tan थीटा 2 लिखा, इसका मतलब है मुझे नेगेटिव लेना है, नेगेटिव। बट ये भी तो रिटार्डेशन, ये तो माइनस बीटा है, तो माइनस माइनस करके मैंने सीधे प्लस लिख लिया। क्या कोई दिक्कत है इसमें, एक्चुअली बेटा ये होता है स्लोप, जब आप निकालते हो आप ये एंगल लिखते हो, अगर मैंने ये लिखा तो मुझे माइनस लिखना है, बट यहाँ पे माइनस बीटा है, ये माइनस बीटा मतलब ये एक्सेलरेशन अपोजिट है ना, तो माइनस माइनस करके वो सीधे बीटा हो जाएगा। तो tan थीटा 2 आ गया बीटा 2, बट tan थीटा 2 को क्या मैं लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर, दैट इज दिस। देखो थीटा 2 परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है, वही v1, और बेस कितना है बेटा t2। तो मतलब v1 बाई t2 किसके बराबर आ गया बेटा, बीटा के बराबर। और मैं ऐसे लिख सकता हूं t2 आ गया किसके बराबर, v1 डिवाइड बाई बीटा। दिस इज इक्वेशन सेकंड, लिख सकते हो। ठीक है, कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो उससे लेंथी हुआ, बेटा नहीं हुआ, मैं जल्दी मतलब इसको मैं ही लेंथी करता हूँ। मैंने किया इसको ताकि आपको ये समझ आए कि मैंने पूरा पूरा एग्जैक्टली क्या किया, नहीं तो मैं डायरेक्ट लिखता ये अल्फा इज इक्वल टू v1 बाई t1, डायरेक्ट लिखता। आप भी लिखोगे, कई बच्चों ने तो डायरेक्ट ये लिखा होगा अल्फा इज इक्वल टू v1 बाई t1, क्योंकि अल्फा ही देता है इसका एक्सेलरेशन, वो है v1 बाई t1। और यहाँ पे लिखेंगे बीटा इज इक्वल टू v1 बाई t2 डायरेक्ट। ठीक है, चलो, तो ये आ गया T1 और T2। अब मुझे क्वेश्चन में दे रखा है T1 प्लस T2 टोटल टाइम T के बराबर है। हाँ सर, T1 की जगह आप क्या लिखोगे, V1 बाई अल्फा, प्लस T2 की जगह क्या लिखोगे, V1 बाई बीटा इज इक्वल टू T। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये आएगा बीटा V1 प्लस अल्फा V1 इज इक्वल टू अल्फा बीटा T। तो यहां से बेटा V1 कॉमन निकालो तो V1 आ जाएगा अल्फा बीटा T डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा। ये आपका बेटा मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई। ठीक है, v1 आ गया अल्फा बीटा t डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा। ठीक, सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, अब आपको डिस्टेंस निकालनी है ना बेटा, देखो डिस्टेंस डायरेक्ट आएगा बेटा, इसका एरिया निकालो, क्योंकि इसका एरिया डिस्टेंस देता है। तो डिस्टेंस अगर आपको निकालनी है तो आपको डायरेक्ट क्या लिखोगे, एरिया। तो एरिया निकालो इसका, ट्रायंगल का, हाफ बेस कितना है t इंटू हाइट कितना है v1। हाइट बेटा v1 ही है ना मैक्सिमम, यस। तो ये कितना होगा, हाफ बेस तो t ही रखो, हाइट रखो v1 कितना निकाला अभी आपने,
अल्फा बीटा टी डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा। तो कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा टी स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस अल्फा प्लस बीटा। ये आपका आंसर आ गया, ये आपकी डिस्टेंस आ गई, ठीक है, जो आपको निकालनी थी डिस्टेंस। क्लियर? तो आप सोच रहे होंगे इसमें भी कैलकुलेट, नहीं बेटा, इसमें कैलकुलेशन बच गई, इतनी नहीं है, उसमें ज्यादा थी। इसमें बेटा आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इसको डायरेक्ट ये लिखोगे, फिर डायरेक्ट ये लिखोगे, उसके बाद ये आएगा डायरेक्ट और ये आएगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। तो इसको ऐसे करने से आपकी कैलकुलेशन बच गई, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कभी कभी आप क्वेश्चनों को देख लिया करो कि क्या पता वो वीटी ग्राफ से सॉल्व ना हो जाए, ठीक है। अगर वीटी से हो जाएंगे तो आपका टाइम बच जाएगा। कहाँ टू, कहाँ 2v1 लिखूं? कहाँ बेटा, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 2s v1। कहाँ पे आंसर सही आया ना, यही तो आंसर है। मैंने कहीं गड़बड़ की क्या? नहीं, सारे क्वेश्चन नहीं हो सकते बेटा, कुछ क्वेश्चन नहीं हो जाएंगे ऐसे, वो डिफिकल्ट हो जाएंगे। कहाँ सेंटर में कहाँ आएगा 2v1? सही है बेटा सब कुछ, ठीक है। तेरी कैलकुलेशन मिस्टेक है, हाँ बेटा, पहले देगा करो ना। मेरी अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होती तो मेरा आंसर नहीं आता ना फिर। मेरा तो आंसर सही आया तो इसका मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक तो है नहीं। और अगर होती तो अभी तक तो आपने चला चला के बोल दिया होता सर यहाँ पे यहाँ पे। चलो ठीक है, हो गया ये। अब देखो बेटा, सुनो, ये अपना, सुनो मेरी बात सुनो, मोशन जो रेक्टिलिनियर मोशन है वो अपना कंप्लीट हो गया। अरे तेरे नोट करने के अभी तक चलकर स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, तो बेटा सुनो, रेक्टिलिनियर मोशन जो 1D है ना बेटा, वो अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्या है, इसमें थोड़ा बहुत एक टॉपिक बचता है जिसमें वो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसको उनको हम वेक्टोरली भी डिराइव करेंगे आज इसी लेक्चर में। तो वो कर्विलिनियर का थोड़ा बहुत जो पार्ट है वो हम इसी से जोड़ेंगे, बाद में हम सीधे प्रोजेक्टाइल पे चलेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? मतलब जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगा टॉपिक, दैट विल बी प्रोजेक्टाइल मोशन। आज हम कर्विलिनियर का थोड़ा पार्ट पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको वो इक्वेशंस डिराइव कराऊंगा जिनमें हम वेक्टर लेके करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और बात बेटा, लेकिन मंडे को हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल, मंडे को हम बेटा डिस्कशन करेंगे मॉड्यूल्स का। वो आप डिसाइड कर लो कौन कौन से क्वेश्चंस कराने हैं, कौन से नहीं कराने हैं, वो मुझे आप सेंड कर लो। और पहले हम करेंगे मेडिकल के बुकलेट डिस्कस, उसमें कुछ ही क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, जो मेन मेन है, जो आपके कंफ्यूजन होंगे। और बेटा नॉन मेडिकल का पूरा ही करेंगे, नॉन मेडिकल में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक है। पहले नॉन मेडिकल, कोई दिक्कत नहीं, पहले नॉन मेडिकल की ही करेंगे, ठीक है। कल नहीं बेटा, वो मंडे को ही हम मेन क्लास में ही करेंगे, फिर हम जब इन सेपरेट क्लासों पे डिपेंड करते हैं फिर आपका मॉड्यूल रह जाता है, तो हम मॉड्यूल करेंगे। बट बेटा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसके बाद भी अगर फिर होमवर्क नहीं आई ना तो फिर वो गलत बात हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पहले नॉन मेडिकल की ही करेंगे तुम। बेटा वैसे भी आपको मेडिकल की भी करनी है ना। नॉन मेडिकल में क्वेश्चन बहुत कम है, नॉन मेडिकल की आपको डेफिनेटली करनी पड़ेगी, मेडिकल की इजी नहीं है, मुझे लग रहा है नॉन मेडिकल की इजी है एज कम्पेयर टू मेडिकल। वो मतलब एडवांस के एक्सरसाइज छोड़ के जो पहली एक्सरसाइज है आपकी फर्स्ट, ठीक है। चलो अब आ जाओ बेटा, कर्विलीनियर मोशन हम थोड़ा स्टार्ट करेंगे, देखो कर्विलीनियर मोशन। आप तो भूल गए होंगे पूरे रेक्टिलिनियर में क्या किया था हमने ना।
कर्विलिनियर मोशन। ठीक है बेटा, कर्विलिनियर मोशन पहले होती क्या है, जब बेटा पार्टिकल मूव करेगा ऑन कर्व, पार्टिकल मूव्स ऑन कर्व। जब कर्व के मतलब मान लो यहाँ पे ये कर्व है ऐसे, अगर पार्टिकल यहाँ स्टार्ट किया ऐसे चला तो इसको हम बोलते हैं कर्विलिनियर मोशन। अभी तक हम पढ़ते थे बेटा रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर में क्या करते थे, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलता था, 1D होती थी। ये 1D नहीं बेटा, ये 2D भी हो सकती है और 3D भी हो सकती है। ठीक है, 2D भी हो सकती है और 3D भी हो सकती है। बेसिकली ज्यादा हमें किस पे ध्यान देना है, 2D, वही हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन करना है। ठीक है, कर्विलिनियर मोशन, पार्टिकल मूव्स ऑन कर्व। जैसे पार्टिकल मूव कर्व पे करेगा, इसको हम बोलेंगे बेटा कर्विलिनियर मोशन। अब टेक्निकली हम कैसे बोल सकते हैं, मतलब कंसेप्ट से कैसे बोलेंगे, ऐसे तो आप डिफाइन तो नहीं करोगे कर्विलिनियर मोशन मतलब मोशन व्हेन पार्टिकल मूव्स ऑन ए कर्व, नो। आपको देखो क्या करना है, व्हेन, देखो बेटा कंडीशन क्या है, व्हेन ए एंड बी are not parallel or anti-parallel, throughout the, ये इसकी कंडीशन। जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पैरेलल और एंटी पैरेलल ना हो थ्रू आउट द मोशन। ठीक है, किसी पॉइंट पे हो सकते हैं, किसी पॉइंट पे हो सकते हैं पैरेलल और एंटी पैरेलल, बट एवरी पॉइंट पे नहीं होंगे। मेरी बात क्लियर है, किसी पॉइंट पे मे बी, मैं इधर लिखूंगा मे बी पैरेलल और एंटी पैरेलल, किसी इंस्टेंट पे हो सकते बट नॉट थ्रू आउट, किसी टाइम हो सकता है, फिर भी वो कहलाएगी बेटा कर्विलिनियर मोशन। कर्विलिनियर मोशन का मतलब है जब बेटा ए और बी पैरेलल और एंटी पैरेलल नहीं होंगे। जैसे आप मोशन इन 1D पढ़ते थे ना, आपका क्या होता था, इधर अगर आपकी वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन भी इधर ही होती थी, या ज्यादा से ज्यादा क्या होता था, अगर आपकी वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर होती थी। यही तो होता था। इस केस में वी और ए पैरेलल, इस केस में वी और ए एंटी पैरेलल, यही दो कंडीशन आपके होते थे किसमें बेटा, रेक्टिलिनियर में। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं। बट बेटा यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे ना पैरेलल होंगे ना एंटी पैरेलल, किसी एक इंस्टेंट पे आ सकते हैं, जैसे आप चल रहे हो किसी एक इंस्टेंट पे आएंगे, बट थ्रू आउट मोशन नहीं होंगे। तो मतलब व्हेन ए एंड बी आर नॉट पैरेलल और एंटी पैरेलल थ्रू आउट द मोशन, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, कर्विलिनियर मोशन। ठीक है, सही बात है क्या, अच्छा हाँ सर सही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कर्व पे जब पार्टिकल चलेगा, कर्व पे जब पार्टिकल चलेगा, जैसे ये कर्व है, ऐसे पार्टिकल चल रहा है इस पे, जब पार्टिकल चल रहा है बेटा देखो, आपको याद है वेलोसिटी कैसे निकालते थे हम, कर्व पे अगर किसी भी पॉइंट पे आपको वेलोसिटी देखनी होगी तो आप कैसे निकालते हो, उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करते हो बेटा, टेंजेंट। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी देखोगे तो आप बोलोगे ऐसे, जैसे यहाँ पे देखोगे तो आप बोलोगे ऐसे, जैसे यहाँ पे बोलोगे तो आप बोलोगे ऐसे। तो कंटिन्यूअसली बेटा वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, v इज कंटिन्यूअसली चेंज, कंटिन्यूअसली चेंज। इससे क्या फर्क पड़ेगा, अगर कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है v, इससे क्या फायदा हुआ, इससे बेटा ये चीज हमें कंफर्म हो गया, अगर v कंटिन्यूअसली अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, एक्चुअली v इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, लिखो बेटा, क्या पता मैग्नीट्यूड चेंज हो भी नहीं सकता। ठीक है, डायरेक्शन बेटा इसकी कंटिन्यूअसली 100% चेंज होनी ही है। इसका मतलब है यहाँ पे एक एक्सेलरेशन का होना जरूरी है। कौन सी एक्सेलरेशन का, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल, जरा बताओ कौन सी एक्सेलरेशन यहाँ जरूरी होगी, वेरी गुड, सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सो सेंट्रीपिटल acceleration must exist, so centripetal acceleration must exist, इसका एग्जिस्ट होना जरूरी है, इसके बगैर बेटा कर्विलिनियर मोशन पॉसिबल
नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्यों ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि बेटा कर्वलीनियर मोशन पे कंटिन्यूअसली हर एक पॉइंट के बाद चेंज होती रहती है वेलोसिटी की डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड हो सकता है इसका यहाँ पे भी 10, इसका यहाँ पे भी 10, इसका भी यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है। जैसे मैं कार ले लूं, अभी कार में 10 मीटर पर सेकंड स्पीड रखी और मैं सर्कलिंग करता रहूं, मैंने 10 मीटर ही रखी तो मैंने मैग्नीट्यूड फिक्स रखा, बट मेरी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती जा रही है। तो कंटिन्यूअसली जो डायरेक्शन चेंज हो रही है उसकी वजह से जो मेरी एक्सेलरेशन होगी उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसको हम ए सी से डिनोट करते हैं, इट मस्ट एग्जिस्ट इन कर्विलिनियर मोशन। सो जब भी कर्विलिनियर मोशन होगा, जब भी कर्विलिनियर मोशन होगा, आपके पास एक एक्सेलरेशन डेफिनेटली पाई जाएगी। वो कौन सी एक्सेलरेशन होगी बेटा? सेंट्रीपिटल। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मे और मे नॉट एग्जिस्ट, आप साथ में ही लिखो एटी, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मे और मे नॉट प्रेजेंट, मे और मे नॉट प्रेजेंट। ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि बेटा मैग्नीट्यूड हो सकता है चेंज होगा या नहीं होगा। बेटा डायरेक्शन चेंज होगी तो स्पीड चेंज क्यों होगी? ईशा क्या कह रही है? क्या स्पीड वेक्टर क्वांटिटी है? क्या स्पीड वेक्टर क्वांटिटी है? जल्दी बोलो ईशा। तो फिर अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है ही नहीं, उसको डायरेक्शन से क्या मतलब? स्पीड को, स्पीड को ओनली बेटा मैग्नीट्यूड से मतलब है। ठीक है, चलो, स्पीड को ओनली मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो अगर इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, स्पीड चेंज होने का मतलब मैग्नीट्यूड चेंज होना, तो स्पीड यहाँ पे सेम रह सकती है, बट डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है कंटिन्यूअसली, तो मतलब एक एक्सेलरेशन तो डेफिनेटली होगी, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? बेटा सिंपल सी बात है, जो हमारा मोशन इन 1D था, जब हमने पढ़ा था रेक्टिलिनियर मोशन, वहां V और A, वहां एक केस में तो A होता भी नहीं था यूनिफॉर्म मोशन में। फिर जब हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दो पढ़े थे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में A कांस्टेंट होता था, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में A कांस्टेंट नहीं होता था। और वहां पे जो एक्सेलरेशन होती थी वो टेंजेंशियल होती थी ओनली, बट यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होती है, ये यहाँ तो दोनों हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट जो डेफिनेटली होनी है वो सेंट्रीपिटल है। वहां सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं होती, वहां टेंजेंशियल होती थी, क्योंकि वहां पे जो एक्सेलरेशन होती है वो या तो अलोंग वी होती थी या अपोजिट टू वी। डायरेक्शन में कोई खेल नहीं था, क्योंकि डायरेक्शन तो 1D में हमें चेंज करनी भी नहीं थी। वहां या तो पैरेलल था या तो क्या था बेटा? एंटी पैरेलल। इसलिए हमारे वहां क्वेश्चंस थोड़ा ज्यादा इजी होते थे, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ तो फिर हम उनको साइन कन्वेंशन से ही देखते हैं और हमारे क्वेश्चन हो जाते थे इजी। क्लियर है? ठीक है, यस, ओके बेटा। तो कर्विलिनियर मोशन आपको समझ आ गया। अब इस कर्विलिनियर मोशन की थोड़ी बहुत हम डिटेल में जाएंगे। ठीक है बेटा, देखो, जैसे ये कोई कर्व है, यहाँ पे कोई पार्टिकल चल रहा है, मैं डिराइव करूंगा सारे इक्वेशन। एक्चुअली देखो, इससे पहले एक सेकंड रुक जाओ बेटा। हम पढ़ेंगे कर्विलिनियर मोशन को दो टाइप्स में। एक पढ़ेंगे यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड कर्विलिनियर मोशन, एक पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड कर्विलिनियर मोशन। हम पढ़ते थे यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड कर्विलिनियर मोशन। यहाँ पे जो ए होगा बेटा वो क्या होगा? कांस्टेंट। और यहाँ पे ए कांस्टेंट नहीं होगा, इसको हम अभी यहीं पे छोड़ेंगे, बाद में देखा जाएगा इसका। ठीक है, जल्दी करो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर्विलिनियर मोशन को यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड कर्विलिनियर मोशन में ए क्या हो जाएगा बेटा? कांस्टेंट। यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड कर्विलिनियर मोशन, वहां पे पढ़ते हैं यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन, यहाँ सी भी साथ में आएगा। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड कर्विलिनियर मोशन। क्या ये बात सबको क्लियर है? यही यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड कर्विलिनियर मोशन बेटा, यही हमारी फिर प्रोजेक्टाइल मोशन भी होगा। ठीक है, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन इज एक्चुअली यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड कर्विलिनियर मोशन। ठीक है, उसको फिर हम डिटेल में अलग से पढ़ेंगे। अभी ए कांस्टेंट है, इसके केसेस हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखो, सुनो, मान लो बेटा, सुनो, ऐसे मान लो कर्व है बेटा, पार्टिकल इनिशियली बेटा
ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u, और मान लो एक्सेलरेशन बेटा इधर है a, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये एक्सेलरेशन और ये इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या रखनी है, हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कर्विलिनियर मोशन पढ़ेंगे तो ए क्या रखना है बेटा, कांस्टेंट। अगर ए कांस्टेंट रखना है तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन क्या रखोगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कर्विलिनियर मोशन पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ये वाला पार्ट हम, तो इसमें हमें ए क्या रखना है, कांस्टेंट। इसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन क्या रखोगे, फिक्स रखोगे। तो ये इसका मान लो यहाँ पे अगर देखोगे तो एक्सेलरेशन ये होगी, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, कहीं पे भी अगर आप देखोगे तो एक्सेलरेशन बेटा यही रहेगी, इसकी डायरेक्शन भी यही रहेगी और इसका मैग्नीट्यूड भी यही रहेगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हटा देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो हर जगह बेटा एक्सेलरेशन आपकी ऐसे ही दिखने को मिलेगी क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है बेटा। अच्छा, किसी टाइम के बाद, मान लो किसी टाइम टी के बाद ये यहाँ पे पहुंचा पार्टिकल, इसकी यहाँ पे वेलोसिटी उस टाइम v है, क्या है बेटा, v, वेलोसिटी इस टाइम क्या है इसकी, v। किसी टाइम t के बाद यहाँ पे मान लो इनिशियली टाइम 0 था, इस टाइम इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बेटा, u। फाइनली इसकी किसी टाइम t के बाद वेलोसिटी कितनी है, v। क्या हम रेक्टिलिनियर मोशन में भी यही निकालते थे, क्या हम रेक्टिलिनियर मोशन में भी यही निकालते थे बेटा, वेलोसिटी पहली इक्वेशन जो होती थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, याद है, उसमें हमने v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी निकाला था। वो हमने क्या निकाला था, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। अब वहां पे रेक्टिलिनियर था, अब यहाँ पे भी हम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट मतलब v निकालेंगे। ये हमारी वेलोसिटी है, ये हम निकालेंगे यहाँ पे एट एनी टाइम t। इनिशियली मुझे u है वो टाइम 0 पे, ठीक है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है दैट इज a। सही है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ सर सही है। अब मैं क्या निकालूंगा, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पे मैं वेलोसिटी निकालूंगा, उसको मैंने v से नोट किया, ये रहा, ये वेलोसिटी मुझे निकालनी है। अब बेटा ये वेक्टर है, यहाँ पे देखो डायरेक्शन यहाँ पे ऐसा था, यहाँ पे ऐसा है, तो आपको ऐसे ही वेक्टर के साथ करना है, ये रेक्टिली, ये 1D मोशन नहीं है, ठीक है। चलो अब कैसे करूंगा इसको, सुनो, एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, dv बाई dt होता है कि नहीं, हाँ या ना बोलो, dv बाई dt होता है कि नहीं, यस। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ dv इज इक्वल टू a dt, बेटा इसको लिख सकता हूँ ऐसे, यस सर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या इसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ, कहां से कहां करोगे, dv की इंटीग्रेशन, इनिशियली वेलोसिटी u, फाइनली वेलोसिटी v, यस। और टाइम की, इनिशियली टाइम t, फाइनली टाइम, इनिशियली टाइम 0, फाइनली टाइम t, क्लियर। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट मुझे निकालना है, मतलब किसी टाइम t के बाद मुझे v निकालना है बेटा। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है किसी टाइम के बाद, मान लो 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, बट यहाँ पे वेक्टर साथ में रखना पड़ेगा क्योंकि बेटा ये कर्विलिनियर है, यहाँ पे डायरेक्शन वायरेक्शन पता नहीं है, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन इधर है, अगर इस टाइम पे देखोगे तो इधर होगी, अगर इस टाइम देखोगे तो इधर होगी, तो डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपने किया ये a लिखा dv बाई dt, एक्सेलरेशन आप लिख सकते हो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन dv बाई dt, तो आपने ऐसे लिखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, dv की इंटीग्रेशन कितनी होगी, v, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ लगानी है, u टू v, मेरी बात क्लियर है, इज इक्वल टू, a बाहर आएगा कि नहीं, हाँ या ना लिखो, a बाहर आएगा क्या इंटीग्रेशन से, यस, क्योंकि इट इज कॉन्स्टेंट, a इज कॉन्स्टेंट, इट कैन बी टेकन आउट, तो 0 टू t dt, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां से बेटा अब हम इधर चलेंगे, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि पहले अपर लिमिट देते हैं माइनस लोअर लिमिट, इज इक्वल टू a dt की इंटीग्रेशन बताओ, dt की इंटीग्रेशन t, लिमिट लगानी है 0 टू t, ठीक है, a इंटीग्रेशन t 0 टू t, तो यहां से आ गया v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। क्या यही वहां पे भी थी बेटा, क्या यही इक्वेशन वहां पे भी फर्स्ट इक्वेशन थी, क्या यहाँ पे भी वही आया, बस चेंज क्या हुआ, यहाँ पे आ गया वेक्टर के साथ, यहाँ क्या क्या किसके साथ आया, वेक्टर के साथ, ठीक है। तो मतलब आपको v वेक्टर देगा, आपको u देगा इनिशियली वेक्टर, एक्सेलरेशन देगा और टाइम देगा, आपको पूछेगा फाइनल v वेक्टर निकालो, तो आप निकाल सकते हो ना, v क्या कैसे करोगे, u वेक्टर लिखो प्लस ए टी लिखोगे, ठीक है। अच्छा, इसका बेटा हम मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं और डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे हम नहीं निकालेंगे, थोड़ा लेंथी हो जाता है, जब क्वेश्चन आएगा उस केस में वही आप क्या कहते हैं,
वेक्टर अप्रोच यूज करके, वेक्टर जो जैसे हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं वही यूज करके वहां पे निकाल सकते हो। वी कैन फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वी कैन फाइंड, लिखना साथ में ताकि जब क्वेश्चन आएगा तो उस टाइम याद रहेगा आपको। वी कैन फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर है बेटा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। हम इसका दोनों साइड दोनों चीज निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। डायरेक्शन वही tan अल्फा करके, और वेलोसिटी कैसे, मैग्नीट्यूड कैसे, वही √a² + b² + 2ab cos थीटा। क्लियर है? क्या इसमें किसी को दिक्कत हुई बेटा? किसी को प्रॉब्लम हुई इसमें? नो। चलो चलो ठीक है बेटा, ये पहला हो गया आपका, एक इक्वेशन हमने डिराइव कर ली। अब दूसरी करेंगे। देखो अब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, ठीक है। S = ut + ½ at²। मैं यहाँ पे थोड़ा फिर से कर्व शो लिखूंगा। यहाँ कर्व थी इनिशियली बेटा, वेलोसिटी ये रही u, और यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन a दे रखी है आपको, और आपने किसी टाइम t के बाद यहाँ पे वेलोसिटी v निकाली, और ये टाइम t है कोई, और यहाँ पे इनिशियली टाइम 0 है। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट बेटा यहाँ से यहाँ तक ऐसा होगा, दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट, और इसको मैं s से डिनोट करूंगा, s वेक्टर से, ठीक है। अब मैं ये s निकालूंगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल टू दिस पॉइंट एट एनी टाइम t, डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t निकालूंगा, ठीक है। क्लियर है? अब दूसरी इक्वेशन निकाल डिराइव करूंगा मैं। इनिशियली डिस्प्लेसमेंट 0 है, फाइनली मान लो s है, ये यहाँ से यहाँ तक s है। क्लियर है सब चीज? यस। अब देखो बेटा, क्या मैं वेलोसिटी लिख सकता हूँ ds/dt? हाँ या ना लिखो जल्दी। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिख सकता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यस, नो प्रॉब्लम। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ds = vdt? हाँ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं सर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है बेटा? इंटीग्रेट करना है। कहाँ से कहाँ? 0 to s, 0 to s, और dt को लिमिट कहाँ से कहाँ लगाओगे? 0 to t। देखो इनिशियली टाइम 0, फाइनली टाइम t, डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमें, तो ds का इंटीग्रेशन s होगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ? 0 to s, नो प्रॉब्लम, इज इक्वल टू, अच्छा v की जगह क्या लिखते हो? ये क्या है? वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की फॉर्मूला लिखी थी u + at, लिखा था कि नहीं? इज दिस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और नॉट? ये वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस है कि नहीं? तो यहाँ पे इस वेलोसिटी की जगह आप इंस्टेंटेनियस पुट कर सकते हो। सब रिपीट हो रहा है, बस यहाँ वेक्टर वेक्टर चल रहा है। तो v की जगह क्या लिखोगे? u + at, u + at, और साथ में क्या रखोगे? t। क्लियर है? तो यहाँ पे लिखो बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 0 मतलब यही आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। अच्छा, इंटीग्रेशन कर लो बेटा, आ जाएगी इंटीग्रेशन। u कांस्टेंट होगा, क्योंकि u तो कांस्टेंट है, जितना भी u होगा, तो u आएगा ut + ½ at²। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास बेटा यही मिलने वाला है, ठीक है। s = ut + ½ at²। इसको इंटीग्रेशन कर सकते हो क्या? a यहाँ पे भी बाहर आएगा, t की होगी t²/2, फिर लिमिट ले लेना 0 to 2, आपको यही मिलेगा। क्लियर? अरे कर सकते हो, या मैं करा दूंगा, मैंने खुद करा, बस यहाँ पे मैंने एक स्टेप कम कर लिया, ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ दिया कुछ, है ना। ठीक है, चलो अब तीसरी करेंगे डिराइव। तीसरी क्या होती थी? v² - u² = 2as, ठीक है बेटा। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मुझे पता है बेटा एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? dv/dt, dv/dt, ठीक है। हाँ सर, ये होता है dv/dt होता है। अब मैं क्या करूंगा? बोथ साइड से मल्टीप्लाई करो, डॉट प्रोडक्ट बोथ साइड्स बाय डॉट प्रोडक्ट बोथ साइड्स बाय ds। ds से बेटा दोनों साइड से डॉट प्रोडक्ट करो, इस साइड भी इस साइड भी। ये बनेगा a.ds = ये बनेगा dv.dt, सॉरी dv/dt.ds। क्या इसमें किसी को दिक्कत? मैंने डॉट प्रोडक्ट दोनों साइड से किया, ds से, इस साइड भी और उस साइड भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट दोनों साइड से किया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा,
तो डॉट प्रोडक्ट बोथ साइड्स बाई ds जब किया तो ये आ गया, ठीक है। अच्छा बेटा ds बाई dt क्या होता है, ये ds बाई dt v लिख सकते हो क्या? हाँ सर लिख सकते हैं। तो ये आएगा a डॉट ds इज इक्वल टू ds बाई dt क्या होता है v, तो आप लिखोगे v डॉट dv, यहाँ dv डॉट b, क्योंकि आपको पता है डॉट प्रोडक्ट क्या है बेटा, कॉम्यूटेटिव, a डॉट b होता है b डॉट a, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये भी लिख सकता हूँ d डॉट dv डॉट v, और मैंने लिखा v डॉट dv, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि कॉम्यूटेटिव होता है, a डॉट b आप b डॉट a के बराबर लिख सकते हो। क्लियर है ये चीज? हाँ या ना लिखो जल्दी। ये जो मैंने यहाँ पे किया ये सबको क्लियर है? यस। अब क्या हुआ बेटा, चलो ये ऐसे रहने दो, a डॉट ds को, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ v dv? आप बोलोगे क्या मैं v डॉट dv को v dv लिख सकता हूं? v डॉट dv को मैं v dv लिख सकता हूं? मुझे नहीं लग रहा मैं लिख सकता हूं। कॉस थीटा भी साथ आएगा, बट थीटा कितना है यहाँ पे, v और dv के बीच में एंगल कितना होगा शिवानी? v और dv के बीच में एंगल कितना होगा? 0 होगा बेटा। देखो कैसे, देखो मान लो ये v है बेटा, ये मान लो v है, अगर इसका आप dv लोगे, dv मतलब बहुत छोटा, अरे v अगर यहां से यहां तक ये v है बेटा, अगर आप dv लोगे तो dv उसी का पार्ट है ना, छोटा सा पार्ट। जब हमने यूनिट वेक्टर में पढ़ाया था मैंने, ये तो dv उसी का पार्ट है ना, तो डायरेक्शन दोनों की सेम होगी। दोनों की डायरेक्शन अगर सेम होगी तो थीटा कितना होगा, 0। तो क्या मैं v dv लिख सकता हूँ? cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो मैंने क्या किया, v डॉट dv की जगह v dv लिखा, क्योंकि थीटा v और dv के बीच में कितना है, कितना है जल्दी बोलो, v और dv के बीच में थीटा कितना है, 0। अगर 0 है तो मैंने v dv लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको लिख सकता हूं। तो मैंने लिखा फिर v dv इज इक्वल टू a डॉट ds, ठीक है बेटा। अब इसको क्या करोगे बेटा, इंटीग्रेट करो, ठीक है। अच्छा dv इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, और यहाँ पे कितना a डॉट ds, ds का लिमिट 0 टू s। क्लियर है? क्लियर है बेटा? यस। तो क्या आ जाएगा, ये आएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2, क्योंकि v की इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 होगा, तो मैंने अपर लिमिट भी दे दिया, और माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू a बाहर आएगा, हाँ सर आएगा, और ds की इंटीग्रेशन कितनी होगी बेटा, s होगी, बट डॉट s लिखना है, क्योंकि डॉट है बीच में, डॉट प्रोडक्ट है, a बाहर आ गया, डॉट इंटीग्रेशन 0 टू s ds, तो ds की इंटीग्रेशन बेटा s आ गई। तो मतलब यहाँ पे बेटा आपका, यहाँ पे जो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a डॉट s आ गया। दिस विल बी योर थर्ड इक्वेशन। दिस विल बी योर थर्ड इक्वेशन। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a डॉट s। यहाँ पे बेटा इसको और इसको कोई भी वेक्टर नहीं रखना है। आपने देखा है क्यों ये वेक्टर गायब हो गए इसमें, तो गायब हो गए तो इसको वेक्टर थोड़ी लोगे। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। क्लियर है क्या? हाँ बेटा एंगल वगैरह पता होना चाहिए तभी तो करोगे जी। देखो अगर ए और एस अभी क्या कहते हैं सेम डायरेक्शन है तो 0 एंगल आएगा, तो 2as बनेगा। अगर ए और एस अपोजिट डायरेक्शन है ना, तो फिर माइनस मतलब 180 आएगा, तब तो -2as आएगा। वो तो डिपेंड है क्या एंगल वगैरह होगा, क्योंकि ये कर्विलीनियर है ना बेटा, ये थोड़ी 1D है। 1D होता तो पता था यहाँ तो ऐसे है, यहाँ तो ऐसे है, यहाँ तो पॉजिटिव यहाँ तो नेगेटिव, क्योंकि cos 180 का तो -1 आता है। ए ds की इंटीग्रेशन बेटा a डॉट ds है, a को बाहर निकाला बिकॉज a इज कांस्टेंट। अब फिर डॉट किया ds की इंटीग्रेशन, ds की इंटीग्रेशन s आएगी ना, तो मैंने डायरेक्ट लिखा a डॉट s, a बाहर कर दिया और ds की इंटीग्रेशन s। ठीक है, सिंपल सी बात। तो ये आपने तीनों इक्वेशंस लिखे, तो मैं फिर से लिखूंगा। पहले आपने क्या किया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और ये है किसकी इक्वेशंस बेटा, यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड कर्विलिनियर मोशन। ध्यान से देना,
इसमें क्या होता है, ए होता है क्या बेटा, कांस्टेंट, ए होता है कांस्टेंट, ये पहली इक्वेशन। दूसरी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरी कौन सी है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a डॉट एस, ये तीसरी। फोर्थ, एस इज इक्वल टू यू प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू टी। फिफ्थ, एस इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या सबको क्लियर है? ये दो इक्वेशंस कहां से आए थे, इसका आपको पता है? ए के ऊपर क्या लिखा, ए वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट बेटा, बैक साइड। कहा ए के ऊपर लिखा मैंने कुछ? ये एस है बेटा, एस, 0 टू एस। कहां से कहां बेटा इंटीग्रेट किया, 0 टू एस ही तो करेगा, 0 टू एस, एस के लिमिट लगाने हैं, ठीक है। तो 5 इक्वेशंस, आप ये दो आपको पता है ना बेटा, ये वाले दो, ये हमने पहले डेराइव तो हमने 3 किए थे, फिर ये दो उन दो को यूज करके किए, तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट अब रिजल्ट लिखा। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो ये है इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कर्विलिनियर मोशन। यहाँ पे बेटा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बिकॉज दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कर्विलिनियर मोशन। कर्विलिनियर मोशन में एक एक्सेलरेशन डेफिनेटली होती है, दैट इज सेंट्रीपिटल। बेटा टेंजेंशियल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, बट सेंट्रीपिटल तो होनी ही चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए, ठीक है। और ये उनके लिए इक्वेशंस है, इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कर्विलिनियर मोशन। बेटा इसमें हम नहीं करेंगे इनको डेराइव, बस वो खुद कर लेना फिर, ठीक है। इतना टाइम भी नहीं बचा, हमें टाइम हो गया। अच्छा मेरी बात सुनो, ये कर्विलिनियर मोशन ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया है एक पार्ट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट, जो हम मतलब मेन लेक्चर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। बट पहले हम बुकलेट्स मेडिकल एज वेल एज नॉन मेडिकल पूरी कंप्लीट करेंगे। ये बात सबको क्लियर है क्या? क्योंकि क्वेश्चंस जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा तब तक कोई मतलब नहीं बनेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस, खूब क्वेश्चंस लगाओ, क्योंकि बहुत क्वेश्चनों में अलग अलग कैलकुलेशन आएगी, वहां से आप सीखोगे। बट अगर आप नहीं करोगे तो फिर नहीं सीखोगे बेटा, ठीक है। आपको करने पड़ेंगे क्वेश्चंस, बार बार प्रैक्टिस करोगे, आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी, आप फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। आज के लिए बेटा काफी है, थैंक यू, ठीक है, ओके। नहीं, नॉन मेडिकल वालों की नहीं करनी नहीं है बेटा, मेडिकल वालों की जो नॉन मेडिकल की बुकलेट है वो नॉन मेडिकल वाले करेंगे, मेडिकल वाले अपनी ही करेंगे। बहुत क्वेश्चंस है मेडिकल में, ठीक है। फिर भी अगर चाहोगे आप तो नॉन मेडिकल भी की फर्स्ट एक्सरसाइज भी बेटा आप कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज ज्यादा टफ है नहीं, ठीक। चलो ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू बेटा।